हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशियोलॉजी फॉर यू। माई सेल्फ हरमनदीप सिंह और आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत टाइम से मैं सोच रहा था कि कौन से टॉपिक पे आपके साथ डिस्कशन करूं एंड आई फाउंड जस्ट द वन। कार्ल मार्क्स का नाम आप सभी लोगों ने जरूर सुना हो। ठीक, उसके उनके बारे में, उनके कॉन्सेप्ट्स के बारे में, उनकी प्रोडिक्शंस के बारे में, सोसाइटी के बारे में उनके क्या विचार हैं, ये चाहे आपको पता हो या ना पता हो, लेकिन उनका नाम ऑलमोस्ट सबने सुन के रखा होगा। तो आज कार्ल मार्क्स के विचारों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। ऐसे विचार जो जिन्होंने दुनिया को चौंका दिया और जब से उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट्स या अपनी सोच रखी है दुनिया के सामने कि सोसाइटी क्या है, कैसे प्रोग्रेस करती है, वो अक्सर ही और आज भी डिबेट का मुद्दा रहे हैं। बहुत सारे लोग उनके विचारों को एक्सेप्ट करते हैं और मानते हैं कि ये सोसाइटी की बहुत सही एक्सप्लेनेशन है। बहुत सारे लोग उसको ऑब्वियसली नहीं मानते हैं एंड दे बिलीव कि ये जो बातें हैं ये सोसाइटी को नुकसान ज़्यादा करेंगी और फ़ायदा नहीं पहुंचाएंगी। सो उसी डायरेक्शन में हम समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको कोई ओपिनियन नहीं देने वाला हूँ कि उनकी बातें सही हैं या गलत हैं, बट आई ट्राई टू एक्सप्लेन कि उनके विचार हैं क्या। तो कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो डाला था इसी चैनल पे, जिसके अंदर मैंने बताया था कि सोशियोलॉजी अपने स्टार्टिंग ईयर्स में ही दो ब्रॉड हिस्सों में बट गया। एक का नाम है मैक्रो सोशियोलॉजी और दूसरे का नाम है माइक्रो सोशियोलॉजी। डिफरेंस इतना ही है, मैक्रो सोशियोलॉजी के जितने भी थिंकर्स हुए वो सब ये मानते हैं कि जो समाज है वो किंग है, बाकी सब लोग इंडिविजुअल्स जो हैं वो वैसे ही वर्क करते हैं जैसे समाज उनसे करवाना चाहता है या समाज चाहता है। दूसरी तरफ माइक्रो सोशियोलॉजी है, वो मानती है कि नहीं, सोसाइटी का जो सब स्ट्रक्चर है वो इंडिविजुअल्स के एक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है एंड सोसाइटी इतनी भी पावरफुल नहीं है, इंडिविजुअल्स ज़्यादा पावरफुल है। ठीक, तो मैक्रो सोशियोलॉजी के अंदर जो प्राइम नाम आते हैं या फाउंडिंग थिंकर्स ऑफ सोशियोलॉजी, उनमें से सबसे पहला नाम कार्ल मार्क्स का आता है। ठीक, और आज हम उन्हीं के विचारों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो कार्ल मार्क्स का जो एक बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है या पर्सपेक्टिव है, उसका नाम है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। अब ये इसे समझना इतना टफ नहीं है। हिस्टोरिकल मतलब कि वो इतिहास से समाज का एग्जिस्टेंस समझाते हैं कि कैसे समाज एग्जिस्टेंस में आया और प्रेजेंट तक पूरी कहानी खींच कर लेकर आएंगे। और आज हम भी उसी कहानी के ऊपर डिस्कस करते हुए चलेंगे। और मटेरियलिज्म का मतलब क्या है? अब देखो, कार्ल मार्क्स का ये कहना था कि जो समाज है वो एक बिल्डिंग की तरह है जिसकी नींव समाज में इकोनॉमिक प्रोडक्शन या काम क्या हो रहा है, वैल्यू कैसे जनरेट हो रही है, वो नींव है। बाकी सारी चीजें उससे निकल के आती हैं। कहने का मतलब, अगर नींव बदल जाएगी तो ऊपर वाली चीजें भी बदल जाएंगी। दिस इज व्हाट ही मेंट एंड ही कॉल्ड इट इकोनॉमिक बेस। इकोनॉमी को, किसी भी सोसाइटी की इकोनॉमिक को उन्होंने बेस कहा और बाकी सारी चीजों को उन्होंने कहा सुपर स्ट्रक्चर या सोशल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। जो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से इकोनॉमी काम करेगी वैसे ही वो निकल के आएगा। मैं डिटेल में आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। तो उनको समाज के को देखने का नज़रिया उनका बड़ा डिफरेंट है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार समाज में काम होगा, इकोनॉमी वर्क करेगी, उसी तरीके से बाकी सारे समाज के इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो कल्चर हो, चाहे वो रिलीजन हो, कानून हो, एजुकेशन हो, कोई भी चीज़ें जो हैं उसी से निकल के आएंगी। और ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी। और मार्क्स की, हम हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की थ्योरी को एवोल्यूशनरी भी कहते हैं। एवोल्यूशनरी क्यों? क्योंकि वो पूरे समाज को स्टेप बाय स्टेप ट्रेस करते हैं कि कहाँ से कहानी शुरू होती है और कैसे समाज जो है अलग अलग डिस्टिंक्ट फेजेस से गुजरता है। ठीक, वी कैन कॉल इट 4 स्टेजेस ऑफ द सोसाइटी एंड मार्क्स ने कहा हर सोसाइटी इन 4 स्टेजेस से क्या करेगी, पास करेगी। अब उनकी पहली जो उन्होंने कहानी को, मैं कहानी की फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मार्क्स कहना क्या चाहते थे। वो मानते थे कि चलो, आज का समाज कॉम्प्लेक्स है, समझना टफ है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन इसके अंदर हैं, तो समझने में दिक्कत आती है। चीज़ों को आसान भाषा में, आसान फॉर्म में समझ ली जाए तो उसका कॉम्प्लेक्स वर्जन भी समझ में आ जाता है। तो समय को पीछे ले जाते हैं और कोशिश करते हैं कि समाज के सिंपलर फॉर्म को हम समझ सकें। तो सिंपलर फॉर्म उन्होंने कहा, टाइम पीछे ले जाते हैं।
क्या रहा होगा, लोग धरती पे लोग होंगे इन ह्यूमन बींग्स, तो उनकी सोसाइटी इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं रही होगी, छोटे छोटे परिवार होंगे, एक साथ रहते होंगे, मिलकर रहते होंगे, जो भी क्या करते होंगे, हंटिंग करते होंगे या फूड गैदरिंग करते होंगे, जो भी आएगा सब बांट लेंगे और खा लेंगे, और इस तरीके से समाज जो है वहां पे चल रहा होगा। ठीक, तो उन्होंने कहा इस सोसाइटी को कार्ल मार्क्स नाम देते हैं प्रिमिटिव कम्युनिज्म। तो उन्होंने कहा जो भी इकोनॉमी है, इकोनॉमी बेसिकली क्या है, हंटिंग और फूड गैदरिंग, जो भी आता है सब बांट लेते हैं, कोई क्लास नहीं है, कोई इनइक्वालिटी नहीं है, एवरीवन वर्क्स, जो आता है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाता है। अब मार्क्स कहते हैं बेस क्या है, हंटिंग और फूड गैदरिंग। ठीक, अब धीरे धीरे अब क्या होगा, अब चीजें बदलनी शुरू होंगी। कैसे बदलेगी, जब ये इकोनॉमिक बेस बदलेगा तो उन्होंने कहा पूरा समाज बदल जाएगा। अब कैसे, वो कहते हैं फिर आगे क्या हुआ होगा, उन्होंने कहा पॉपुलेशन इंक्रीज हुई होगी, हम स्टेप बाय स्टेप ट्रेस कर रहे हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई होगी, पॉपुलेशन के इंक्रीज होने से क्या हुआ होगा, रिसोर्सेज जो है कंसंट्रेट किसी स्पेसिफिक जगह पे ही होंगी। ठीक, और लोगों ने जमा करने वाली चीज शुरू कर दी होगी, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है या सरप्लस इकट्ठा करने की जो चीज है वो शुरू हो गई होगी। अब सरप्लस इकट्ठा करने से क्या होगा, कई लोगों के पास ज्यादा संपत्ति आ जाएगी। सरप्लस मतलब जो भी वैल्यूएबल है, चाहे वो खाना है या जो भी रिसोर्सेज हैं जो हंटिंग के लिए, फूड गैदरिंग के लिए है, वो इकट्ठे होने शुरू हो गए होंगे। तो उन्होंने अब कहा अब क्या हो गया, एक डिस्टिंक्शन आ गई है, कुछ लोगों के पास कम है, कुछ लोगों के पास ज्यादा है। अब एक नए तरीके का समाज, स्किल्ड बेस्ड समाज, अब लोगों के पास हंटिंग या फूड गैदरिंग करने के लिए स्किल्स या रिसोर्सेज जो हैं चंद लोगों के पास इकट्ठे हो गए हैं और बाकियों के पास वो नहीं है। अब जिन लोगों के पास ये इकट्ठे हो गए हैं वो पावरफुल हो गए हैं, जिनके पास ये चीजें नहीं हैं वो उतने पावरफुल नहीं रहे। अब मार्क्स कहता है कि यहां पे स्लेव सोसाइटी का जन्म होता है, जहां पे रिसोर्सेज जो हैं, स्लेव ओनर्स जिनके पास रिसोर्सेज हैं वो अपने आप को स्लेव ओनर्स, और वो एक इंस्टीट्यूशन खड़ा कर देते हैं जिसको कहते हैं स्लेवरी, सो दैट उनका जमा किया हुआ सरप्लस एक तो उनके पास रह सके, प्लस उनके लिए कोई और काम करने वाला हो, जो स्लेव्स हैं वो सारे इनके लिए काम करते हैं। तो कार्ल मार्क्स का कहना है रोमन एम्पायर टिपिकल एग्जांपल हो सकता है, जिसके अंदर स्लेव्स भी रहे होंगे, एंशियंट रोमन एम्पायर, और जिसके अंदर स्लेव ओनर्स भी रहे होंगे। भारत में भी स्लेवरी की प्रथा बहुत पहले से एग्जिस्ट करती रही है। तो कार्ल मार्क्स का कहना है कि ये सोसाइटी जो है इमर्ज करे। अब अगली प्रोग्रेशन कैसे होगी, अब समय बदलता है, समय चलता रहता है, और मार्क्स का ये भी कहना है कि हर सोसाइटी के अंदर इनहेरेंट कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट डिफरेंट है, स्लेव्स के इंटरेस्ट अलग हैं, स्लेव ओनर्स के इंटरेस्ट अलग हैं। ठीक, तो उनमें कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, और उस कॉन्फ्लिक्ट से ही नए समाज की नींव जो है रखी जाती है। अब चीजें कैसे बदली होंगी, कार्ल मार्क्स का कहना है फिर आगे क्या हुआ होगा, आगे हुआ क्या, किसी ना किसी तरीके से एग्रीकल्चर एग्जिस्टेंस में आ गया। एग्रीकल्चर किसने किया, क्यों किया, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ मार्क्स की एग्रीकल्चर की खोज किसने की, जिसने भी की, समाज के अंदर एग्रीकल्चर का जन्म होना शुरू हो गया। अब एग्रीकल्चर को करने के लिए क्या लगता है, लैंड लगती है प्राइमरीली, और तो चीजें लगेंगी ही, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट लैंड लगेगी। लैंड, अब नया समाज आना शुरू होगा, क्योंकि इकोनॉमिक बेस जो हंटिंग फूड गैदरिंग था उससे अब सिस्टम बदल के एग्रीकल्चर बेस्ड हो जाएगा, और एग्रीकल्चर या आप कह सकते हो लैंड बेस्ड हो जाएगा। अब मार्क्स ने कहा अब सारा समाज जो है शिफ्ट लेगा, और इस समाज को कार्ल मार्क्स ने नाम दिया फ्यूडल सोसाइटी, जिसमें जो वैल्यू है वो एग्रीकल्चर और लैंड के साथ जुड़ी हुई है। अब क्या होगा, अब यही जो स्लेव ओनर्स थे ये क्या बन जाएंगे, लैंड लॉर्ड्स बन जाएंगे। ठीक, और ये बाकियों को क्या कहने वाले हैं कि आप इस लैंड के मालिक हम हैं, आप इस लैंड पे क्या करोगे, काम करोगे, आपको जितनी प्रोडक्शन होगी उसमें से कुछ हिस्सा आपका है, कुछ हिस्सा हमारा है, एज अ टैक्स, लैंड रेवेन्यू। और हमें ये देखने को भी मिला है कि फ्यूडल सोसाइटी, चाहे वो यूरोप हो चाहे वो इंडिया हो, दोनों में फ्यूडल सिस्टम एग्जिस्ट करते रहे हैं मिडिवल एजेस में, जिसके अंदर जमीन खेती बाड़ी करने वाले लोग जो लैंड रेवेन्यू है वो लैंड लॉर्ड्स को पे करते हैं। तो मार्क्स कहता है कि ये तीसरा चरम है जहां पे सोसाइटी चेंज हुई है। चेंज क्यों हुई है, इकोनॉमिक बेस चेंज हो गया। अब देखो सोसाइटी के चेंज, इकोनॉमिक बेस के चेंज होने से क्या क्या हुआ होगा, नया कल्चर आ गया होगा, नए कल्चर के अंदर
एग्रीकल्चर से के साथ जुड़ी हुई चीज़ें जो हैं एसोसिएटेड होंगी, एजुकेशन जो है एग्रीकल्चर ओरिएंटेड होगी, और जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो उन्हीं चीज़ों को प्रमोट करेंगे। इसके साथ साथ जो कानून हैं वो भी लैंडलॉर्ड्स के द्वारा बनाए जाएंगे, क्योंकि पावर में वो हैं। और मार्क्स बताएगा इनमें इनहेरेंट कॉन्ट्राडिक्शन है। काम सारा जो जो पीजेंट्स हैं वो करते हैं, लेकिन सरप्लस सारा लैंडलॉर्ड्स के पास इकट्ठा हो रहा है। और मार्क्स ये डिस्टिंक्शन या ये क्लास स्ट्रगल स्टार्टिंग से प्रमोट करेगा। स्लेव्स में काम सारा स्लेव्स करते थे, स्लेव ओनर्स के पास सरप्लस जा रहा था। फ्यूडल सिस्टम में काम सारा पीजेंट्स कर रहे हैं, लैंडलॉर्ड्स के पास क्या जा रहा है, सरप्लस जा रहा है। अब मार्क्स कहेगा अगर लास्ट स्टेज आएगी या उससे आगे वो मार्क्स प्रेडिक्ट करेगा क्या होने वाला है। अब अगली स्टेज मार्क्स कहता है, उसका नाम है कैपिटलिज्म। इसमें क्या हुआ होगा, इकोनॉमिक्स ऊपर बेस चेंज करेंगे तो समाज चेंज होगा। ठीक, मार्क्स कहता है कि इन्वेंशन हो जाए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का टाइम आ गया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का दौर आ गया है, स्पेसिफिकली यूरोप के अंदर, जिसमें हो क्या गया है, चीज़ों को प्रोड्यूस करने का एक नया तरीका पैदा हो गया, मशीन्स के थ्रू, साइंस के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू अब इकोनॉमी में सामान पैदा किया जाता है। अब क्या होगा, अब नया, अभी और इंडस्ट्री लगाने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। पैसा किसके पास है, वही लैंडलॉर्ड्स के पास सरप्लस है। वही लैंडलॉर्ड्स समाज, नए समाज के अंदर क्या बन जाएंगे, कैपिटलिस्ट बन जाएंगे या इंडस्ट्रियल ओनर्स बन जाएंगे, और ये एक इंडस्ट्री सेटअप करेंगे। और वही पीजेंट्स जो पिछले समाज के अंदर पीजेंट्स थे, अब वो इन इंडस्ट्रीज में काम करेंगे। अब उनके नाम बदल जाएंगे, अब वो क्या बन जाएंगे, वर्कर बन जाएंगे। अब कार्ल मार्क्स कहता है कि ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या कैपिटलिस्ट हैं, ये सारा समाज अपने अकॉर्डिंग बदलेंगे। एजुकेशन कौन सी होगी, जो उनकी इंडस्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन वो प्रमोट की जाएगी। पहले फ्यूडल सिस्टम में जॉइंट फैमिली प्रमोट की जाएगी। क्यों, लोग इकट्ठे रहेंगे, वर्कर्स जो हैं काम करेंगे, गांव के अंदर इकट्ठे रहने में हेल्पफुल बेटर है। क्यों, क्योंकि गांव में काम करना है, खेतों में काम करना है। लेकिन अब इंडस्ट्री कहाँ पे है, शहरों में है। तो अब डिफरेंट चीज प्रमोट की जाएगी। क्या प्रमोट किया जाएगा कि गांव से शहरी जीवन अच्छा है, गांव से या शहरों में सुविधाएं ज़्यादा हैं। ठीक, ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्बनाइजेशन विल बी प्रमोटेड। क्यों, क्योंकि वो इंडस्ट्रियलिस्ट या कैपिटलिस्ट के हित में है। एग्रीकल्चर को एक पछड़ा दर्जा दिया जाएगा और फैक्ट्री में काम करने को एक इंपॉर्टेंट दर्जा दिया जाएगा। तो दिस इज हाउ, और नया समाज चेंज हो जाएगा। अब जॉइंट फैमिली नहीं प्रमोट की जाएगी, अब क्या प्रमोट किया जाएगा, स्मॉल फैमिली प्रमोट की जाएगी। क्यों, क्योंकि स्मॉल फैमिली होगी तभी जाके लोग गांव से शहरों में आएंगे और इसको एक सही चीज मानेंगे। स्मॉल फैमिलीज आ जाएगी। अर्बनिज्म प्रमोट की जाएगी, क्योंकि इंडस्ट्री सारी एक पर्टिकुलर लोकेशंस पे ही लगाई जा सकती हैं। क्यों, बिकॉज इट रिक्वायर्स पावर, इट रिक्वायर्स वाटर, इट रिक्वायर्स लेबर, ऑल दीज थिंग्स आर कंसंट्रेटेड इन सिटीज। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से अर्बनाइजेशन भी साथ में आनी क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। कार्ल मार्क्स कहता है इवन रिलीजन, इवन एजुकेशन, कल्चर, फैमिली नॉर्म्स, एवरीथिंग कम्स आउट हाउ इकोनॉमी इज फंक्शनिंग। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मार्क्स कहता है सारी पिछली स्टेजेस में परमिटिव कम्युनिज्म को छोड़ के स्लेव सोसाइटी के अंदर, फ्यूडल सोसाइटी के अंदर, कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर दो ही चीजें, ग्रुप्स हैं। एक काम करने वाले जिनकी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, एक काम करवाने वाले जो सरप्लस क्या कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। कार्ल मार्क्स का ये कहना है। और वो इनको दो डिस्टिंक्ट नाम देता है कैपिटलिस्ट सोसाइटी में आके। काम करने वाले लोग को वो कहता है प्रोलेटरिएट, और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कैपिटलिस्ट हैं, उनको वो बर्जुआस कहते हैं। अब मार्क्स कहता है इन दोनों के इंटरेस्ट एक दूसरे के टोटली ऑपोजिट हैं। जो कैपिटलिस्ट है या जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो चाहता है वेजेस कम रहे, वो चाहता है काम ज़्यादा हो। जो वर्कर है वो चाहता है वेजेस बढ़े, उसकी लाइफ अच्छी हो, और इन दोनों में आपस में स्ट्रगल चलता रहेगा। अब मार्क्स कहता है आगे क्या होगा, फिर मार्क्स कहता है धीरे धीरे थिंग्स आर गोइंग टू वर्क ऑन देयर ओन। कैसे, कैपिटलिस्ट की ग्रीड बढ़ती जाएगी, सरप्लस उसके पास ज़्यादा होता जाएगा, रिलेटिवली वर्कर्स के पास पैसा कम होता जाएगा। मार्क्स ये भी कहता है कि एब्सोल्यूट सेंस में चाहे उनकी वेजेस बढ़ रही होंगी, लेकिन रिलेटिव सेंस में आप देखोगे कि जो इनइक्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी।
और धीरे धीरे वर्कर्स ये समझना शुरू कर देंगे, जिसको कार्ल मार्क्स कहते हैं ट्रू कॉन्शियसनेस या क्लास कॉन्शियसनेस का लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं, कि जब तक वर्कर्स ये कॉन्शियस नहीं हो जाते कि उनकी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, उनके जो कैपिटलिस्ट हैं या बोर्जुआज हैं वो उनकी एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, तब तक वो स्ट्रगल के अंदर नहीं आएंगे। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं पहला काम है वर्कर्स को अपनी एक्सप्लॉयटेशन का कारण समझना होगा, कि पूरे के पूरे समाज का सिस्टम उनकी क्या कर रहा है, एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। फिर कार्ल मार्क्स कहते हैं अब क्या होगा, जब वर्कर ये चीज़ को समझ जाएंगे, अब वो इकट्ठे हो जाएंगे और रेवोल्यूशन करेंगे पूरे सिस्टम के खिलाफ। ठीक, और ये रेवोल्यूशन सिर्फ एक इंडस्ट्रियलिस्ट या बुर्जुआस के खिलाफ नहीं है प्रोलेटरिएट की, वो कहते हैं कैपिटलिस्ट के पास सरकार है, क्योंकि सरकार भी उन्हीं के द्वारा बनाई गई है। समाज का सारे इंस्टीट्यूशन कैपिटलिस्ट के द्वारा चल रहा है। एजुकेशन, कौन सी एजुकेशन प्रमोट की जाएगी जिसमें कैपिटलिस्ट को फायदा है? कल्चर, रिलीजन, पुलिस, लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, कार्ल मार्क्स कहते हैं सबका सब कैपिटलिस्ट के इशारों पे नाचने वाली मशीन है। और इसकी एग्जांपल आज भी हम समटाइम्स वी सी कि कानून कहने को तो सबके लिए सेम है, लेकिन एक गरीब इंसान कोई क्राइम कर दे और एक बहुत अमीर इंसान वही क्राइम कर दे, समाज का उनको सेम ट्रीट करता है। कानून की किताबों में लिखा हुआ है सेम ट्रीट होना चाहिए, बट इट इज़ वेरी वेरी डिफरेंट। और ये अक्सर ही हम आपस में भी बात करते हैं कि जिनके पास पैसा होता है उनके लिए चीज़ें अलग तरीके से हुआ करती हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता उनके लिए चीज़ें अलग तरीके से हुआ करती हैं। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं अब ये वर्कर सारे एक ट्रू लीडर के पीछे इकट्ठे हो जाएंगे जो उनको लीड करेगा, और ये लीडर क्या करेगा, रेवोल्यूशन करेगा। ऑब्वियसली कार्ल मार्क्स कहते हैं इस रेवोल्यूशनरी पीरियड के अंदर वायलेंस इस्तेमाल करनी होगी। क्यों? क्योंकि समाज को चेंज करने के लिए कैपिटलिस्ट आसानी से तो नहीं मानने वाला, उसके पास पुलिस है, सरकारें हैं, कानून हैं, सबका सामना करना होगा, वायलेंट रेवोल्यूशन लेकर आनी होगी और इस सारे सिस्टम को बदलना होगा। और इस चेंज के बाद जो नया समाज आएगा, ट्रांजिशन फेज में, वो नाम देते हैं सोशलिज्म। सोशलिज्म वर्ड आपने बहुत सुना होगा, भारत के अंदर भी हमारे प्रियम्बल में भी सोशलिस्ट वर्ड ऐड किया गया था। और सोशलिज्म का मतलब ये है, ये ट्रांजिशनरी फेज है कार्ल मार्क्स के विचारों के अंदर, जिसके अंदर प्रोलेटरिएट, वर्कर्स की डिक्टेटरशिप होगी। वर्कर्स जो है सारे सिस्टम को कंट्रोल में रखेंगे, सो दैट वो एक नया समाज, नया इकोनॉमिक्स बेस जो है तैयार कर सकें। और नए इकोनॉमिक बेस में क्या होगा, जो भी चीज़ें इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट करती हैं वो सारी वर्कर्स के कंट्रोल में आ जाएंगी। और आप कह सकते हो वर्कर्स की डिक्टेटरशिप होगी, सो दैट कैपिटलिस्ट के सारे इंस्टीट्यूशंस, सारे अदारे जो उन्होंने बनाए हुए हैं अपनी पकड़ समाज पे रखने के लिए, वो ख़त्म किए जा सकें। और कार्ल मार्क्स का कहना है जब वो सारा कुछ कामयाब सक्सेसफुल तरीके से ख़त्म कर दिया जाएगा, फिर जो फाइनल स्टेज आएगी उसका नाम है कम्युनिज्म। वो बात अलग है कि कार्ल मार्क्स की बताई हुई बातों के तहत आज तक किसी भी कंट्री में ट्रू कम्युनिज्म, जो कार्ल मार्क्स ने जिसकी बात की है, वो आया नहीं है। और इस हाइपोथेटिकल सोसाइटी कम्युनिज्म के बारे में कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं, ये एक ऐसी सोसाइटी होगी जिसमें क्लासलेस, जो ये क्लासलेस सोसाइटी होगी। क्लासलेस का मतलब क्या है कि कोई दो अलग अलग डिस्टिंक्ट क्लास नहीं होंगी, देयर विल बी इन इक्वालिटी इन एवरी वे। पैसों की इक्वालिटी होगी, ठीक, एवरीवन विल वर्क अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी, हर कोई अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग काम करेगा, एंड उसको उसके फ्रूट मिलेंगे जितनी उसको उसकी रिक्वायरमेंट है। कहने का मतलब है घर सबके जो हैं, ऐसे नहीं है किसी का बहुत बड़ा घर है, बंगला है, या यू कैन से इवन वो कंप्लीट बिल्डिंग किसी की है और किसी के पास एक छत भी, बेसिक रूफ भी अवेलेबल नहीं है, किसी के पास, ऐसा नहीं होगा। समाज के अंदर सब लोग जो हैं बराबर पायदान पे रहेंगे और एजुकेशन सबके लिए बराबर होगी, एंड एवरीवन इज गोइंग टू वर्क, और जो वैल्यू क्रिएट होगी वो सबके फायदे के लिए इस्तेमाल की जाएगी। कार्ल मार्क्स इस सोसाइटी को कम्युनिज्म का क्या देते हैं, नाम देते हैं। अब सोशलिज्म, ऑब्वियसली डिक्टेटरशिप, इस पे बहुत लोगों के कमेंट्स भी हो सकते हैं कि ये तो आप सीधा सीधा अथॉरिटेरिज्म की प्रमोशन कर रहे हैं। कार्ल मार्क्स ने ये कहा कि ये नेसेसरी है, तभी आप कम्युनिज्म पे पहुंच पाओगे। दुनिया के अंदर कार्ल मार्क्स के विचारों ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया।
यू विल सी कि रशियन रेवोल्यूशन कार्ल मार्क्स की विचारधारा के बेस के ऊपर हुई थी। 1917 में रशियन रेवोल्यूशन होती है और व्लादिमीर लेनिन जो हैं, जैसे मार्क्स ने कहा था कि एक लीडर चाहिए, वो एक ऐसे लीडर बनते हैं जो बोल्शविक्स को हासिल करवाते हैं रशिया के अंदर, और एक सोशलिस्टिक सोसाइटी इस्टेब्लिश कर ली जाती है। और इसके बाद लेकिन और बहुत सारे वेरिएंट्स हैं। इंडिया के अंदर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात की गई, कि कुछ मिक्स्ड फॉर्म ऑफ सोशलिज्म जिसमें कुछ करेक्टर्स कैपिटलिज्म के हैं, कुछ करेक्टर्स सोशलिज्म के हैं, ये अडॉप्ट किया गया भारत ने आज़ादी के बाद। कई जगहों पे बहुत ज़्यादा क्रूड फॉर्म ऑफ सोशलिज्म है, या जैसे नॉर्थ कोरिया है, प्योर डिक्टेटरशिप इन द नेम ऑफ सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। तो अलग अलग वेरिएशन सोशलिज्म की एग्जिस्ट करती हैं। स्वीडन जैसी कंट्री में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मॉडल जो है इंडिया की तरह एग्जिस्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। अब क्या कार्ल मार्क्स की बताई हुई बातें सही हैं? बहुत सारे एग्जांपल्स कार्ल मार्क्स के विचारों को मानने वाले प्रोवाइड भी करते हैं कि नेटिव अमेरिकाज के अंदर नेटिव ट्राइबल्स की सोसाइटी को स्टडी किया गया और देखा गया जैसे ही प्रिमिटिव कम्युनिज्म की बात कार्ल मार्क्स ने कही है वो वहाँ पे एग्जिस्ट करती है। रिसोर्सेज कलेक्टिवली शेयर्ड हैं। इतिहास गवाह है मिडिवल एजेस के अंदर फ्यूडल सिस्टम यूरोप के अंदर एग्जिस्ट करता था, भारत के अंदर एग्जिस्ट करता था। ऑब्वियसली एग्जैक्ट यूरोप की तरह नहीं था, डिफरेंट था, लेकिन एग्जिस्ट तो किया कार्ल मार्क्स की प्रिडिक्शन के या एनालिसिस के अकॉर्डिंग। सिमिलरली इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से कैपिटलिज्म और जैसी उन्होंने उसकी एक्सप्लेनेशन दी है, यूरोप के अंदर वो चीज़ें एग्जिस्ट करती थी और आज पूरे वर्ल्ड के अंदर इंक्लूडिंग अमेरिका वो चीज़ एग्जिस्ट करती है। सोशलिज्म जैसे कार्ल मार्क्स ने प्रोडिक्ट की थी रशिया के अंदर वो एग्जिस्ट की, या जैसे मैंने अभी बताया कि रशिया के अंदर बोल्शेविक्स ने जीत हासिल की। बहुत सारी चीज़ें, लेकिन प्योर कम्युनिज्म जो मार्क्स का एक उटोपिया कहा जाता है, उटोपिया ऑफ मार्क्स, वो आज तक किसी कंट्री में नहीं आया। क्रिटिक्स मार्क्स की विचारों की बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट्स भी करते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा सिंपलिस्टिक एटीट्यूड है या व्यू है सोसाइटी का, कि समाज को आपने स्टेप बाय स्टेप एक लाइन में खड़ा कर दिया है कि हर समाज इन स्टेजेस से गुजरता है। बहुत सारे लोगों ने कहा मार्क्स फेल हुआ, क्यों? क्योंकि कैपिटलिज्म के बाद मार्क्स ने कहा था सोशलिज्म कम्युनिज्म, लेकिन एक्चुअल में तो आज इंफॉर्मेशन सोसाइटी चल रही है। हु इज़ हैविंग कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज, जिसके पास इंफॉर्मेशन है, और वो कोई भी हो सकता है। आज इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आप बहुत पैसा अर्न कर सकते हो, वैल्यू अर्न कर सकते हो। लेकिन मार्क्स को ये मानने वालों का क्या कहना है कि इंफॉर्मेशन भी आज कंसंट्रेटेड है एट द टॉप के वर्ल्ड की जो चंद कंपनियां हैं जिनके पास इंफॉर्मेशन कंसंट्रेटेड है और वो ही इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं, वो उन क्रिटिक्स का कहना है। अनदर थिंग दैट इज इम्पॉर्टेंट कि डिक्टेटरशिप जो सोशलिज्म के अंदर मार्क्स ने कहा था ज़रूरी है, वो इतनी ज़रूरी बन जाती है कि जो भी डिक्टेटर होता है वो अपनी पावर ही नहीं छोड़ता। फॉर एग्जाम्पल इन नॉर्थ कोरिया इट इज़ कम्प्लीटली ऑटोक्रेसी या ऑटोक्रेटिक अथॉरिटेरिज्म एग्जिस्ट करती है। पर्सनल फ्रीडम्स खत्म हो जाती हैं। मार्क्स की विचारधारा के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की बहुत ज़्यादा दिखने में आता है। जहाँ पे भी ये विचार पकड़ में आते हैं, ह्यूमन राइट वायलेशंस जो हैं, रशिया के अंदर, यूएसएसआर के अंदर स्टालिन ने कितने वायलेंट एक्ट्स किए इन द नेम ऑफ सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। ह्यूमन राइट्स वायलेशन, इतने लोगों की हत्या कर दी गई जस्ट फॉर सेक ऑफ दोज व्यूज़। और बहुत सारे लोग हैं, और रिलीजियस फिगर्स का या स्पिरिचुअल लोगों का कहना है कि इट इज़ नॉट द सोसाइटी, जैसे मार्क्स ने कहा कि वो सोसाइटी बनाई इस तरीके से गई है कि इसलिए इतनी प्रॉब्लम आ रही है। इन एक्चुअली इट इज़ ह्यूमन नेचर, इंसान की सेल्फ इंटरेस्ट और ग्रीड की नेचर सब प्रॉब्लम्स की के पीछे एक चीज़ है जो लगी हुई है, जिसको सॉल्व करके इंसान समाज साफ कर सकता है, सिस्टम या रेवोल्यूशन करके चेंज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि रिलीजन्स वाले लोगों ने हमेशा ही ये कहा है कि इंसान के अंदर जो सेल्फ इंटरेस्ट है या जो ग्रीड है वो रियल कॉज है प्रॉब्लम का, समाज के अंदर जितनी भी एग्जिस्ट करती हैं, ना कि समाज जो है प्रॉब्लम है। तो ऐसे बहुत सारे विचार जो हैं कार्ल मार्क्स की विचारधारा के ऑपोजिट क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म और एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी
फ्रॉम द आइज ऑफ कार्ल मार्क्स, ये वाली चीज जो कहानी है आपको अच्छी लगी होगी। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है कार्ल मार्क्स के विचार कहाँ कहाँ सही हैं या कहाँ गलत हैं, आज की सोसाइटी में कार्ल मार्क्स के विचार क्या मायने रखते हैं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई कमेंट है कि हाउ दीज आइडियाज़ आर रेलेवेंट टुडे, तो प्लीज़ डू शेयर देम। और मैं कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो के अंदर यहीं से कहानी बाकी थिंकर्स की तरफ लेकर जाएंगे और समाज को और अपने आप को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करें। थैंक यू एवरीवन, हैव गुड डे, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।